वनक्कम, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा शो राष्ट्रम और मैं हूं आपका होस्ट संजय मद्रासी पांडे। दलित महिला, अत्याचारी ब्राह्मण, मनुवादी हिंदू राजा, मध्यकालीन भारत, ये कीवर्ड सुनकर ही कुछ लोगों को आइडियोलॉजिकल ऑर्गेज्म यानी वैचारिक चरम सुख की अनुभूति होने लगी होगी। मन में स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, ब्राह्मणवाद का अंत हो, मनुवाद, मुर्दाबाद के नारे बुलंद होने लगे होंगे। वहीं सनातनी हिंदुओं का मन आत्मग्लानि से भरने लगा होगा और अपने पूर्वजों के कुकृत्य की बात सुनकर उनका सिर भी शर्म से झुकने लगा होगा। हम बात कर रहे हैं केरल के कुख्यात स्तन कर के बारे में, यानी ब्रेस्ट टैक्स के बारे में। हिंदुओं में सेल्फ डाउट पैदा करने और समाज में फूट डालने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया और बीबीसी से लेकर वामपंथी दुष्कृति, दिव्यकृति तक सभी लोगों ने चटकारे लेकर कुटिल मुस्कान के साथ ब्रेस्ट टैक्स की कहानी को इतनी बार दोहराया कि दलित महिला नंगेली के नाम पर गढ़ा गया यह फिक्शन लोगों को सच लगने लगा। त्रावणकोर के राज्य में निम्न जाति की महिलाओं के लिए एक नियम था और वो नियम ये था कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को, यानी कि अपने सीने को, अपनी छाती को ढक नहीं सकती थी। और यदि पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, सड़क पे भी चल रही हैं, बाजार में भी जा रही हैं, तो वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक नहीं सकती थी। और यदि वो ढकना चाहें तो टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स। चलिए पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट टैक्स और नंगेली की काल्पनिक कथा क्या है, जिसको वामपंथी कम्युनिस्टी इतिहास के रूप में पेश करने की कोशिश करते रहे हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में केरल में एक अत्याचारी राजतंत्र था जो दलित महिलाओं से स्तन कर वसूलता था। यानी दलित महिलाओं को अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं था और जो ऐसा करना चाहती थी उनको स्तन कर देना पड़ता था, वो भी स्तन के साइज के अनुसार। मतलब छोटे स्तन वाली महिलाओं को कम टैक्स और बड़े स्तन वाली स्त्री को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। इसी बीच केरल के चेरथला इलाके में एक दलित इरवा समाज की लड़की नंगेली ब्राह्मण टैक्स कलेक्टर्स के खिलाफ मोर्चा खोल देती है और ब्रेस्ट टैक्स के विरोध में नंगेली हंसिए से अपना स्तन काट लेती है। जब अधिक रक्तस्राव होने के कारण नंगेली की मृत्यु हो जाती है तो नंगेली के शोकाकुल पति उसके वियोग को सह नहीं पाते हैं और उसकी चिता में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। कल्पना के पर लगाकर यह कहानी पिछले कुछ सालों से साइबर दुनिया में खूब उड़ती रही, लेकिन जब ब्रेस्ट टैक्स की मनगढ़ंत कहानी को इतिहास की कसौटी पर कसा जाने लगा तो इसके प्राण पखेरु उड़ने लगे। यूरोपियन यात्री पेट्रो डेला वेल और जॉन हेनरी गॉर्स 17वीं और 18वीं सदी में अपने ट्रैवलॉग में बताते हैं कि केरल में महिला और पुरुष के ड्रेसिंग स्टाइल में अंग वस्त्र यानी कुर्ता, ब्लाउज और अंगरखा शामिल नहीं था। उस समय केरल के सामाजिक जीवन में खुले स्तन को लोग नग्नता से जोड़कर नहीं देखते थे। किसी स्थान में लोगों का परिधान या ड्रेसिंग सेंस वहां के क्लाइमेट के अनुसार विकसित होता है। केरल के ट्रॉपिकल और ह्यूमिड वेदर के कारण लोगों को कभी शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसीलिए शुरू से ही महिला हो या पुरुष सभी बेयर ब्रेस्टेड रहते थे। पारंपरिक रूप से मातृसत्तात्मक मलयाली समाज का सर्टोरियल सेंस आधुनिक समाज के ड्रेसिंग सेंस और मॉडेस्टी के मापदंड से एकदम अलग था। यहाँ यह कहना बहुत जरूरी हो जाता है कि पुराने समय में सिर्फ दलित महिलाएं ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के पुरुष और महिलाएं कमर से ऊपर कुछ नहीं पहनते थे और उस समय इसको नग्नता से जोड़कर नहीं देखा जाता था। यूरोपियन यात्री बैन न्यूहॉफ त्रावणकोर की महारानी अश्वती तिरुनल उमयम्मा रानी के वेशभूषा के बारे में लिखते हैं कि महारानी के शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न था। न्यूहॉफ ने अपनी किताब द वॉयज एंड द ट्रैवल्स टू द ईस्ट इंडीज में रानी और उनके दरबारियों का एक स्केच बनाया है, जिसमें रानी और उनके सहयोगी बिना किसी अंग वस्त्र या अधोवस्त्र के दिख रहे हैं। जिन ब्राह्मण और नायर जाति के टैक्स कलेक्टर्स के ऊपर आरोप है कि वो दलित महिलाओं को स्तन नहीं ढकने देने की नीयत से उनसे ब्रेस्ट टैक्स की उगाही करते थे, खुद उनके घर की महिलाएं बिना ब्रेस्ट ढके शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों में कैसे हिस्सा ले रही थी। केरल के उच्च वर्ग और राज परिवार की महिलाओं के पुराने फोटो और पेंटिंग से पता चलता है कि आज से 2-3 सदी पहले तक महिलाओं में स्तन ढकने का चलन शुरू नहीं हुआ था। यूरोपियन ट्रैवलर अबी दुबॉय ने हिंदू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमनीज में लिखा है
कि उस समय केवल वेश्याएं क्लाइंट्स को आकर्षित करने के लिए अपना स्तन ढकती थी और उस समय स्तन ढकना एक कामोत्तेजक कार्य माना जाता था जो सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स के बीच प्रचलित थी। सिडक्शन मैनुअल अंग उपदेशम के अनुसार वेश्यावृत्ति में प्रवेश करने वाली नई लड़कियों को उनके सुडौल ब्रेस्ट को सही तरह ढकने और क्लाइंट्स को आकर्षित करने के गुण सिखाए जाते थे। मातृसत्यात्मक मलयाली समाज और उनका परिधान अब्राहमिक धर्मावलंबियों के लिए किसी शौक से कम नहीं था, इसलिए सिर्फ उन दिनों क्रिश्चियन और मुस्लिम महिलाएं ब्रेस्ट कवर करती थी, जबकि हिंदू पुरुष और स्त्री बेयर ब्रेस्टेड ही रहना पसंद करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रेड फॉसेट ने नायर्स ऑफ मालाबार में लिखा है कि मालाबार में कोई प्रतिष्ठित महिला अपना स्तन नहीं ढकती थी। शुरू में केरल के समाज ने अब्राहमिक सर्टोरियल मोरालिटीज को सिरे से नकार दिया था, लेकिन 20वीं सदी में यूरोपियन उपनिवेशवाद के साथ पाश्चात्य ड्रेसिंग सेंस और वेस्टर्न फैशन का ट्रेंड भारत में शुरू हुआ और इसके साथ साथ नग्नता और मॉडेस्टी की परिभाषा भी बदल गई और लोगों में, खासकर महिलाओं में, अधोवस्त्र पहनने का चलन शुरू हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि जब 20वीं सदी में ब्रेस्ट कवर करने का चलन शुरू हुआ तो 19वीं सदी में स्तन ढकने का आंदोलन कैसे शुरू हो सकता है? लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर इच्छाधारी हिंदू और वामपंथी भेड़िए चाह ले तो। ब्रेस्ट टैक्स की ऐतिहासिक वैधता की जांच करने के लिए हमने ट्रैवनकोर मिशन की 1806 से 1906 की रिपोर्ट भी खंगाली, लेकिन वहां भी आश्चर्यजनक रूप से स्तन कर के बारे में कोई दस्तावेज नहीं मिले। बता दें, नंगेली की कहानी 1815 से लेकर 1840 की बताई जाती है। ये तो असंभव है कि क्रिश्चियन मिशनरी, जो अमूमन हिंदू समाज की कुरीतियों को भुनाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए तत्पर रहती हैं, उन्होंने ब्रेस्ट टैक्स जैसे बड़े मुद्दे को ऐसे ही जाने दिया होता। अगर मान भी लें कि मिशनरियों से चूक हो गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार के ऑफिशियल कॉलोनियल हिस्ट्री में भी ब्रेस्ट टैक्स का जिक्र ना होना इसकी प्रामाणिकता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उपनिवेशवादी ताकतें ब्रेस्ट टैक्स जैसे जघन्य मुद्दे को भुनाने और इसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ठीक उसी तरह जैसे बंगाल और राजस्थान के राज्यों में हो रही छिटपुट सती की घटनाओं को अंग्रेजों ने बढ़ा चढ़ा कर ऐसे प्रस्तुत किया कि मानो पूरे भारत में सती प्रथा की आग जल रही हो। लेकिन वामपंथी कम्युनिस्टियों का दुर्भाग्य तो देखिए, उनके गोरे डैडी भी उनका साथ देते नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। इतना ही नहीं, ट्रैवनकोर राज्य के रिकॉर्ड्स में भी ब्रेस्ट टैक्स का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो फिर यह ब्रेस्ट टैक्स का किस्सा आखिर आया कहां से? दरअसल ट्रैवनकोर के राजा ने अपने शत्रुओं से आजीज आकर अंग्रेजों से मदद मांगी थी। चालाक अंग्रेजों ने सुरक्षा तो दे दी, लेकिन उसके बदले राज्य से एक प्रोटेक्शन फी की डिमांड कर दी। इसी रकम की उगाही के लिए राज परिवार ने मूलकरम और थलकरम, पुरुष टैक्स और महिला टैक्स लेना शुरू किया। यहाँ बता दें, थलकरम का मतलब ब्रेस्ट होता है, लेकिन ये ब्रेस्ट टैक्स नहीं था, ये हेड टैक्स था। वामपंथियों के दावे से उलट मूलकरम और थलकरम की उगाही सरकार जमींदारों से करती थी। अगर किसी जमींदार के पास 10 महिला और 10 पुरुष मजदूर हैं, तो उसको 10 थलकरम और 10 मूलकरम टैक्स देना पड़ता था और इस टैक्स की उगाही डायरेक्टली नहीं की जाती थी। टैक्स कलेक्टर जमींदारों से पैसा लेते थे, ना कि लोगों से। इसी बीच ट्रैवनकोर राज्य के ब्रिटिश रीजेंट कर्नल मुनरो ने कन्वर्टेड क्रिश्चियंस का मूलकरम और थलकरम टैक्स माफ कर दिया। ईसाई समुदाय के टैक्स माफी को लेकर चन्नार कम्युनिटी ने विद्रोह कर दिया। मलयालम में मारू मरक्कल समारम और तमिल में थोल सेलाई कलहम कहे जाने वाले चन्नार आंदोलन के कारण मूलकरम और थलकरम टैक्स खत्म कर दिया गया। ट्रावनकोर राज्य के इतिहास का आकलन करने पर पता चलता है कि रानी सेतुलक्ष्मीबाई राजस्व का 20% शिक्षा पर खर्च करती थी और उनके शासनकाल में ही केरला की हाई लिटरेसी रेट्स वाली जर्नी शुरू हुई थी। चिथुरा तिरुमल ट्रावनकोर स्टेट के अंतिम राजा थे। उन्होंने केरल के समाज सुधार में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल में ही जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और सभी जाति के लोगों को अपर कास्ट के मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार मिला था। केरल में ब्रेस्ट टैक्स का प्रमाण ढूंढते ढूंढते हम 18th सेंचुरी से 20th सेंचुरी का इतिहास अब तक खंगाल चुके हैं। मूलकरम यानी महिला कर शुरू होकर खत्म भी हो गया, लेकिन अब तक कहीं भी ब्रेस्ट टैक्स का जिक्र नहीं मिला है। तो ब्रेस्ट टैक्स का भूत आखिर आया कहां से? अगर आप नंगेली की कहानी वाली विकिपीडिया पेज पर एक सरसरी निगाह डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस विषय पर लिखी सारी स्टोरीज पिछले एक दशक में और खासकर पिछले कुछ सालों में लिखी गई हैं। आश्चर्यजनक रूप से इन आर्टिकल्स में एक भी नंगेली की कहानी का ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है। झूठ फैलाते पकड़े जाने पर नंगेली के काल्पनिक कहानी के लेखक सी राधाकृष्णन ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि नंगेली एक काल्पनिक पात्र है और इसका किसी इतिहास या दलित क्रांतिकारी महिला से कोई लेना देना नहीं। The name Nangeli was given by my hands, my writings. The first name Nangeli was appeared in my story. That
filed for the Pioneer. I prepared this story only on the basis of folktale, not considered anything related with historical document. There is no historical documentation in it. I used only this folktale. 1957 में एनआर कृष्णा ने अपनी पुस्तक इट वाज देन एंड टुडे में पहली बार ब्रेस्ट टैक्स का उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने भी कभी नंगेली या कंडपन का कोई जिक्र नहीं किया था। 1976 में एनआर कृष्णा के 2 लाइन के एनेक्डोट का इस्तेमाल करके सी वासवा पानिकर ने वही कहानी बायोग्राफी ऑफ एस पद्मनाभा पानिकर में दोहराई। पानिकर से प्रेरित होकर एसएन सदाशिवन ने अ सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस मुद्दे को और मिर्च मसाला लगाकर परोसा और ब्रेस्ट टैक्स की कहानी को रैंडमली 1840 के आसपास का बता दिया। अंत में पत्रकार सी राधाकृष्णन ने ब्रेस्ट टैक्स की कहानी को और आकर्षक बनाने के लिए नंगेली और कंडपन जैसे पात्रों का सृजन किया। कहानी में मेलोड्रामा का तड़का लगाने के लिए उसने कंडपन को उसकी पत्नी की चिता के आग में कुदवा दिया। राधाकृष्णन की इसी पल्प फिक्शन को अंग्रेजी अखबार द पायनियर ने 8 मार्च 2007 को छापी। इसी दिन इस फेक खबर का अनुवाद केरल के 2 बड़े अखबार मातृभूमि और मलयाला मनोरमा में छपी। फिर अचानक से 2012 में नंगेली की कहानी वेब पोर्टल से होते हुए मैगजीन तक पहुंच गई। वैगाबॉम्ब से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदूफोबिक बीबीसी ने भी बिना कोई फैक्ट चेक किए नंगेली की झूठी कहानी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चलाया। नंगेली या ब्रेस्ट टैक्स की कहानी क्लासिक उदाहरण है कि कैसे पावरफुल नैरेटिव और मीडिया नेक्सस की मदद से झूठ को बार बार दोहराकर उसे सच साबित किया जा सकता है और कैसे उसी झूठ का इस्तेमाल करके सनातन धर्म, संस्कृति और समाज पर आक्रमण किया जा सकता है। अगली बार जब विकास दिव्यकृति जैसा कोई भांड या बीबीसी जैसा हिंदूफोबिक मीडिया आपके धर्म, संस्कृति और प्रथाओं और इतिहास को लेकर आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे तो उसके तर्क को फेस वैल्यू पर न लें। खुद इन स्टोरीज की प्रामाणिकता को फैक्ट चेक करें और फिर किसी विषय पर अपना ओपिनियन बनाएं।